प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके एंजल क्लासेस में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल किया था। इस वीडियो में हम उसी के अगले पार्ट प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्न को शुरुआत करने। तो प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे यह है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। चूंकि इस प्रश्न को पढ़ने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें दिया है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक फार्मूला बताया था, शायद आप लोग जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। फार्मूला ये था कि एचसीएफ और गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब यह है कि अगर दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चूंकि प्रश्न में एचसीएफ दिया हुआ है और वो दो संख्याएं भी दी हुई हैं, तो हम हल करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया है, गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। शायद आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब हम जानते हैं कि 9 को इधर ट्रांसफर करना है, तभी हमें एलसीएम का मान निकलेगा। तो एक हम चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे पिछले 6, 7, 8 में कि अगर एक तरफ प्लस का निशान है तो उसको दूसरे तरफ भेजते हैं तो माइनस का निशान होना चाहिए। अगर इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है। अगर इधर गुणे का चिन्ह है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाता है, और अगर इधर भाग है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाता है। तो चूंकि इधर गुणे का निशान है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, ये चिन्ह परिपाटी है, इसको कहीं साइड में आप नोट कर सकते हैं। तो एलसीएम बराबर 306 और गुणे 657 और डिवाइड बाय ये 9 नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर गुणे का निशान है, जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9। इस प्रकार इसको हल करके हमें एलसीएम की वैल्यू मिल जाएगी। तो चूंकि हम 9 से डिवाइड करते हैं 306 में, तो 9 तिरिक 27 हो गया, यहाँ बचा 3, 3 जाके बगल में सट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36। तो 9 चौक 36, 34 बार में गया, अर्थात एलसीएम बराबर 34 गुणे 657 हो गया। अब 657 का 34 में गुणा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इधर हम गुणा कर रहे हैं 657 मल्टीप्लाई बाई 34। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 2 26। शायद समझ गए हैं। 3 का भी इधर देखते हैं, 7 तिरिक 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 के 7, 5 तिया 15 2 17 के 7 हासिल 1, सॉरी 7 तिरिक 21, ठीक है सही है। 6 तिरिक 18, 18 1 19 हो गया, 8 2 1 3 हो गया, 6 6 12 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, ये हो गया 22 338, 22 338 हो गया। शायद बात आप समझ गए होंगे। ये एलसीएम प्राप्त हुआ है। चूंकि एलसीएम ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम 22,338 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या है वो 6 के पावर n के अंक का है, तो क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है या कि नहीं। तो हल करते समय देखते हैं एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए।
अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पे ये देखा जा रहा है कि 2 गुणे 3 फॉर्मेट में आया है। आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके, चूंकि यह 2 गुणे 3 फॉर्मेट का आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। जैसे इसमें पूछ सकता है, यहाँ चूंकि पूछा है 6 के पावर n, कभी पूछ सकता है यहाँ 12 के पावर n, तो ऐसे 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे क्या यह 2 गुणे 5 फॉर्मेट का आ रहा है कि नहीं, 2 गुणे 5 फॉर्मेट का आ रहा है कि नहीं। 2 गुणे 5 फॉर्मेट का मतलब यह है कि 2 गुणे 5 के रूप का इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उसका अंत 0 से हो सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका अंत 0 से नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन इस पर यह भी पूछ सकता है कि जैसे 10 के पावर n क्वेश्चन में दिया, जैसे यहाँ 6 के पावर n दिया हुआ है, यहाँ 10 के पावर n दे सकता है। तो इस स्थिति में हम 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 का करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, फिर 5 का करेंगे ये 1 बार जाएगा। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 5 इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि अगर 10 के पावर n दिया है तो इस स्थिति में इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का आ गया है, तो इसका अंत 0 से हो सकता है, अर्थात यह 0 पर समाप्त हो सकती है। शायद आशा करता हूं कि आपको समझ में वीडियो आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों। कहने का मतलब यह है कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट दो फॉर्मेट है, यह एक भाज्य संख्या का फॉर्मेट है। क्यों मतलब कहने का मतलब है कि ये भाज्य संख्या है, तो क्यों भाज्य संख्या है। तो हम भाज्य संख्याओं को पहले देखेंगे कि वास्तव में भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्या हम देख रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हम अभाज्य संख्या भी देख लेते हैं। भाज्य के साथ साथ अभाज्य संख्या भी देख लेते हैं। चूंकि पहले वीडियो में जो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है सभी वीडियो, उसमें पहला वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में ही बताया है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें बताया है कि भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न आ गया है तो भाज्य संख्या देखना जरूरी है। तो भाज्य संख्याओं के बारे में वैसे 2-3 परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल परिभाषा है वो ये है कि कोई भी पूर्णांक या कोई भी संख्या, सीधे कहें कोई भी संख्या जिसके टोटल 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। और वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो जो है 4 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है, 8 एक भाज्य संख्या है, 10 एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में देखें तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या, ऐसे कई संख्याएं हैं। तो चूंकि 4 जो भाज्य संख्या है इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, एक गुणनखंड 1 हो गया, ये 2 हो गया और 4 खुद है। 6 को देखें तो 1 हो गया, 3 हो गया और 6 खुद है। 8 का देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, अर्थात इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। और अभाज्य संख्याओं में देखें तो 2 को देखें, 2 के केवल 1 गुणनखंड और ये खुद 2। 3 को देखें तो 1 और खुद 3। 5 को देखें तो 1 और खुद 5, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, इसको इरेज करने के बाद।
तो चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। ये फॉर्मेट फर्स्ट है, ये फॉर्मेट सेकंड है। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें हम 13 को कॉमन लेते हैं। अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि जो भाज्य गुणनखंड हैं उनमें 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जो भाज्य संख्याएं हैं उनमें 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। अगर हम इसमें 2 से अधिक गुणनखंड सिद्ध कर दें तो हम बता सकते हैं कि वास्तव में ये भाज्य संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 कॉमन ले लिए, तो चूंकि इतने में 13 पूरे में कॉमन है तो इसमें से 7 गुणे 11 बचेगा और ये प्लस का साइन है और 13 की जगह पे 1 हो जाएगा। शायद समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से 13 हो गया और यहाँ से 13 हो गया। अब क्या करते हैं, अब 11 सते 77 और प्लस 1 हो गया। शायद समझ गए होंगे। इसका गुणा कर लिए और प्लस 1 को ऐड करेंगे, 13 हो गया और 77 1 78 हो गया। समझ गए होंगे। अब चूंकि जहाँ ब्रैकेट होता है वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो 13 गुणे 78 लिख सकते हैं। अब चूंकि इसमें अगर हम 1 से गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 13 गुणे 78 गुणे 1 इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। शायद समझ गए होंगे। अब ये दूसरा वाला लेके हम चलते हैं। तो दूसरा वाला जो फॉर्मेट है इसमें लिखा हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से हम 5 कॉमन लेते हैं। 5 जब कॉमन लेंगे तो इसमें से 7 गुणे 6 और 5 कॉमन लिए तो ये गायब हो गया, 1 बचा। फिर ये 4 हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचा और प्लस और 5 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया। समझ गए होंगे। अब फिर देखते हैं, 5 कॉमन लिए हैं। अब 7 छक 42 हो गया और गुणे 4 3 12 12 दूनी 24 हो गया। समझ गए होंगे। और प्लस 1 हो गया। ये छोटा सा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दिए। अब चूंकि 42 और 24 का हम गुणा करना है हमें, तो 42 24 का यही गुणा कर लेते हैं। ये 42 और गुणे 24, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। 8 6 4 10 हो गया। 8 1 9 1 10 हो गया, यानी आ गया 1008। ये रफ वर्क है, इसको साइड में कहीं कर लीजिएगा कॉपी में। तो 5 हो गया और ये 42 और जो 24 का गुणनखंड हो गया ये 1008 हो गया और प्लस 1। शायद समझ गए होंगे इतनी बात। अब 5 हो गया, 1008 और 1 1009 हो गया। शायद समझ गए होंगे। अब चूंकि ये ब्रैकेट है तो इसके बाहर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1009 हो गया और इसमें 1 से गुणा कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं कि चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं सोनिया यहाँ पे है, यहाँ पे सोनिया है और इसको एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट टाइम लगता है। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। रवि जो है वो भी इसी स्थान पे है और इसे एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लगता है।
अब कहा जा रहा है कि सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। रवि तथा सोनिया एक ही स्थान पे, एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में, मान लेते हैं इस दिशा में सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने मिनट बाद, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जो ये प्रारंभिक स्थान है, ये चलते समय दोबारा वे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो चूंकि सोनिया का स्पीड जो है कुछ और है, रवि का स्पीड कुछ और है, क्योंकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, जबकि सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। तो हम जान रहे हैं कि रवि को कम समय लगता है, इसका मतलब रवि का स्पीड ज़्यादा होगा। सोनिया को ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब सोनिया का जो स्पीड होगा वो कम होगा। तो चूंकि दोनों चक्कर लगाते 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 एक समय ऐसा जरूर आएगा कि रवि और सोनिया पुनः इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही हमें ज्ञात करना है। तो इन प्रकार के प्रश्नों में हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है, और जो एलसीएम प्राप्त होता है वही वह समय होता है जिस समय रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे। तो चूंकि 18 और जो 12 है इसका एलसीएम निकालना चाहें तो इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। तो पिछले वीडियो में हमने एलसीएम निकालना सिखाया था, लेकिन चलिए एलसीएम निकालते हैं। अब 2 से पहले डिवाइड करते हैं, चूंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसमें से अगर एक भी अंक 2 से डिवाइड होगा तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 9 18 और 2 छक 12 हो गया, समझ में आ गया होगा। अब 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 6 अभी भी 2 से डिवाइड होगा, तो पुनः 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। तो 9 नहीं डिवाइड होगा, सीधे उतार लेंगे, और 2 3 6 हो गया। अब चूंकि 9 और 3 दोनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 2 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या है वो 3 है। अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 हो गया। अभी भी 3 बचा हुआ है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो गया और 1 हो गया। इस प्रकार एलसीएम ऐसे निकलता है। तो जो एलसीएम निकल के आया है उसका मान है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका जो मान हो जाएगा वो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। अर्थात जो एलसीएम निकल के आया वो 36 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पे जाके मिलेंगे। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। लिख सकते हैं कि इसलिए 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को ये समझ में आया है वो बच्चे सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होगा। जय हिंद, जय भारत।